गुड मॉर्निंग बच्चों। तो लास्ट टू लेक्चर और इलेक्ट्रोस्टैटिक हम डिस्कस कर चुके हैं। उसमें बहुत सारी थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ बताई है, ज़्यादा तो नहीं बताई क्योंकि शॉर्टेज ऑफ टाइम है। फिलहाल हम जो आज लेक्चर की हम बात करने वाले हैं उसमें हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की बात करेंगे और उसमें एक एक प्रॉपर्टी मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है, चलो स्टार्ट। तो हम हेडिंग लिख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की हम बात कर रहे हैं। तो सिंपल क्या क्या प्रॉपर्टीज है एक बार मैं वो लिख देता हूँ, देन हम उसको एक एक को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलिए पहला है कि चार्ज क्या चीज है। तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। जानते हो स्केलर क्या होता है, क्यों है वो भी बात कर लेंगे। इट इज द स्केलर क्वांटिटी। सेकेंड, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। ठीक है, लाइक प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में बात करते हैं अभी। ठीक है, या इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की बात कर ले। थर्ड है अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 जो है वो है, क्या चीज हम बोल सकते हैं, दो तीन हो गई। ओके, इट इज स्केलर क्वांटिटी, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, अमाउंट ऑफ चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन on motion and frame of reference। अब ये क्या है मैं समझाऊंगा आपको, इसलिए इसको हम बोलते हैं इनवेरिएंट। अब इनवेरिएंट क्या है वो समझाऊंगा फिलहाल। पॉइंट नंबर जो 5 है वो है इट फॉलो क्वांटाइजेशन लॉ। ठीक है, इट फॉलो क्वांटाइजेशन लॉ। पॉइंट नंबर 6 है इट फॉलो कंजर्वेशन लॉ। पॉइंट नंबर 7 है इट फॉलो एडिटिविटी लॉ। अब ये 7 पॉइंट है तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज, बट फिलहाल मैं 7 पॉइंट की बात करने वाले हैं। बात कर लेते हैं साइड में, एक बार आप देख लो क्या क्या है। इट इज स्केलर क्वांटिटी, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज रिपेल unlike charge attract each other, amount of charge does not depend on the motion and the frame of reference। इसका मीन्स है इनवेरिएंट। पॉइंट नंबर 5 है इट फॉलो द क्वांटाइजेशन लॉ। 6 पॉइंट है इट फॉलो द कंजर्वेशन लॉ एंड 7 पॉइंट है इट फॉलो द एडिटिविटी लॉ। श्योर, कंफर्म। चलिए ये 6 पॉइंट हमारा 7 पॉइंट हो गए। अब एक एक करके समझते हैं। देखिए स्केलर क्या होता है। स्केलर वो टर्म होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड होता है और जिनका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। मीन अगर आप डायरेक्शन चेंज कर दो तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। लाइक अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, राइट। अगर मैं इधर लेके जाऊं या इधर लेके जाऊं तो इस इलेक्ट्रॉन पे इतना ही चार्ज होगा 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम और 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। इस इलेक्ट्रॉन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, इसलिए ये क्या है, स्केलर। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है, अमाउंट ऑफ जो चार्ज है वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। किसी डायरेक्शन में ले जाओ उस पर जो चार्ज की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज सेम होगी। तो ये हमारा पॉइंट था। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। आई थिंक ये 10th में हमने पढ़ रखा है कि अगर आप प्रोटॉन को प्रोटॉन के सामने रख दो और इसके रिचिंग पॉइंट पे रख दो। अब रिचिंग पॉइंट एक वर्ड है, रिचिंग पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वर्ड, उसकी हम बात करेंगे। फिलहाल हम ऐसी बात करते हैं कि अगर प्रोटॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे पे इफेक्ट डाल सकते हैं इतने डिस्टेंस पर, तो आपका क्या होगा कि ये प्रोटॉन इस प्रोटॉन को ऑलवेज रिपेल करेगा और ये इसको भी रिपेल करेगा, मतलब एक दूसरे से दूर हटने का ट्राई करेगा या कोशिश करते हैं, फोर्स लगाएंगे। तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा,
ऐसे अगर आप इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को भी रखते हो तो दोनों एक दूसरे को रिपेल ही करेंगे, दूर हटाएंगे। तो यही है लाइक चार्ज, मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल ईच अदर की हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है। थर्ड जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो है अनलाइक चार्ज। अनलाइक वाला एक जैसे नहीं होना। एग्जाम्पल के लिए अगर आप एक प्रोटॉन की बात करते हो और एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हो तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। समझ में आ रहा है आपको, क्या करेंगे, अट्रैक्ट करते हैं, कि ये दोनों आपस में पास में आने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये है अनलाइक चार्ज प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, ये है लाइक चार्ज, ये भी लाइक चार्ज। तो लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपेल, और अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट। तो ये आपका पॉइंट नंबर सेकेंड और पॉइंट नंबर थर्ड हो गया, ठीक है। 3 पॉइंट क्लियर है। पहला पॉइंट क्या था, दिस इज स्केलर क्वांटिटी। सेकंड पॉइंट लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। थर्ड पॉइंट अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। पॉइंट नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी हम बात कर लेते हैं। अमाउंट ऑफ चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन द मोशन एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपने एनएलएम में पढ़ा हुआ है, 11th क्लास में पढ़ा, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा होगा, वहां पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और मैंने भी थोड़ा बहुत बता रखा है आपको। करते हैं स्टार्ट। तो नोट्स आपको खुद को बनाने हैं अब, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, टाइम बहुत कम है, ठीक है। चले देखते हैं। चलो मैंने यहाँ पे बोला है पहले मोशन की बात देख लेते हैं कि ये मोशन पे क्या करता है। एक इलेक्ट्रॉन है, समझाने के लिए बेटा अगर मैं अगर सही से टाइम देता तो इसी एक टॉपिक पर, इन तीनों ही टॉपिक पर पूरा 1 आवर का लेक्चर मेरा लग जाता, बट मेरे को अभी 10-20 मिनट के अंदर पूरा ही खत्म करना है। तो थोड़ा सा स्पीड तो होगा ही होगा, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा ही होगा, और आपको भी खुद कोशिश करनी पड़ेगी समझने के लिए। ओके, हम बात करते हैं, मोशन की बात हम कर लेते हैं, ठीक है। अमाउंट ऑफ चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन द मोशन एंड द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। अब ये दो वर्ड है क्या, उस पॉइंट की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं चलो थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, एक पीस ले लिया मैंने और ये रेस्ट में है, इसका मास आप मान लो 1 ग्राम है। किसमें, ये पता है आपको। जब ये मोशन में जाएगा तो मुझे बताओ क्या इसका मास चेंज होगा या नहीं होगा, सोचो एक बार, क्या इसका मास चेंज होगा या नहीं होगा। तो जनरली 9th में आपको पढ़ाया गया है कि मास चेंज नहीं होता, हर प्लैनेट पे मास सेम ही होता है, वेट चेंज हो जाता है, ऐसा पढ़ाया हुआ है, नो डाउट। वो एक पॉइंट ऑफ व्यू है किसी और चीज़ का। यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो है स्पीड का। तो मास चेंज होता है, और उसका जो फॉर्मूला है ना वो ये है, m इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब ये चीज़ है क्या, समझो पहले इसको। देखो, m इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर जो है वो ये बताता है कि ये है ऑब्जेक्ट का मास एट द रेस्ट कंडीशन, मास ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट कंडीशन, इसे रेस्ट मास भी बोलते हैं। और ये है मास ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन। ये है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट वैल्यू आप जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और बच्चों ये है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। बच्चों आप देखो एक चीज, ये फॉर्मूला क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 ग्राम का रेस्ट में है तो उसका मास कितना है, 1 ग्राम। बट अगर ये ऑब्जेक्ट मोशन में जाता है, किसमें जाता है, मोशन में, और उसकी स्पीड कम है, मतलब v की वैल्यू बहुत कम है, 10 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड, 1000 मीटर पर सेकेंड, तो आप सोचो इस v की वैल्यू कम होगी, और c की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁸। तो जब इसको सॉल्व करोगे ना तो ये बहुत ही लेस आएगा, क्योंकि ये 10⁸ है नीचे और उसका v स्क्वायर। तो उस केस में ये नेगलेक्ट हो जाता है और आंसर वही रह जाता है, m इक्वल टू एम नॉट। मीन्स अगर ऑब्जेक्ट का स्पीड लाइट की स्पीड में बहुत ही कम हो
तो उस केस में हमें विजुलाइज या फील नहीं होता है रेस्ट मास और मोशन वाली कंडीशन में ऑब्जेक्ट के मास में डिफरेंस समझ में नहीं आता है, नहीं दिखता है, नहीं फील होता है। कब? जब ऑब्जेक्ट की स्पीड लाइट की स्पीड के कंपेयर बहुत कम हो। बट अगर आप सोचो कि ये जो v है, क्या ये जो v है वो c का 1/4 हो जाए, हाफ हो जाए, 3/4 हो जाए और उसके इक्वल आ जाए, कुछ भी इक्वल की बात तो फिलहाल नहीं करते, 1/4 हो जाए या हाफ हो जाए, तो क्या इस v बाई सी की वैल्यू कुछ आएगी? हाँ या ना? बिल्कुल आएगी। अगर v, चलो मैं कंबाइंड बोलूँ तो क्या ये स्क्वायर हो जाएगा? देखो एक बात चीज, क्या स्क्वायर हो गया है क्या ये? तो अगर v बाई सी हाफ हो गया, मतलब ऑब्जेक्ट की स्पीड लाइट की स्पीड की आधी हो गई, तो क्या इसके स्क्वायर होने से 1/4 हो जाएगा? और 1 में से 1/4 सब्ट्रैक्ट होगा 3/4 हो जाएगा, तो ये वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी और m की वैल्यू m0 से ज्यादा हो जाएगी। ये आपको खुद को ट्राई करना है, मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया है। तो उस केस में क्या हुआ? तो अगर आपको सिंपली समझना है तो ऐसे समझ लो, जिनको सिंपली समझना है, जो ट्राई करना चाहते हैं ट्राई करना आप, ये मैंने 11th में बता रखा है, ठीक है, कि अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड लाइट की स्पीड की बहुत कम है, कंपेयर नहीं कर सकते दोनों में, तो उस केस में ऑब्जेक्ट का रेस्ट वाली कंडीशन में मास और मोशन वाली कंडीशन में मास में डिफरेंस नहीं होगा, नेग्लिजिबल होगा, फील ही नहीं हो सकता। बट अगर ऑब्जेक्ट का मास लाइट की स्पीड से कंपेयर कर सके, उसका 1/4, उसका 1/3, उसका हाफ, कुछ भी हो सके, तो उस केस में ऑब्जेक्ट का जो मास मोशन में होगा वो रेस्ट के कंपेयर बहुत बहुत मतलब ज़्यादा ज़्यादा तो होगा ही होगा। तो क्या मास चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा मोशन पे? यस, मास चेंज होता है। समझ में आया या नहीं आया? हाँ, बट चार्ज चेंज नहीं होता है, नेट चार्ज चेंज नहीं हो सकता। क्यों? कि देखो आप सोचो, मास तो चेंज हो रहा है, बट इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, कोई ऑब्जेक्ट लेके आप मोशन करवा रहे हो, उसकी और वो इलेक्ट्रॉन को एमिट नहीं करता, हम आइसोलेटेड समझ रहे हैं, तो चार्ज किस पर डिपेंड करता है? वो तो इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है ना। और एक ऑब्जेक्ट के अंदर आप इसको मोशन करवा रहे हो, अगर 5 इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन को रेडिएट नहीं करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं एमिट करता है, पूरे मोशन के टाइम में इसके पार्टिकल्स फिक्स रहते हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए कि रेस्ट में चार्ज कितना है, तो आप लिखोगे 5 × 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। और जब ये स्पीड बहुत ज़्यादा भी हो गई तो मैं पूछूंगा पार्टिकल कितना है, तो पार्टिकल 5 ही है, तो वो भी चार्ज कितना हुआ? 1.5 × 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। मतलब क्या है? मतलब ये है कि स्पीड चेंज होने से नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज नहीं होने वाले, अगर फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट अभी यूज नहीं कर रहे हम। कई बोलोगे सर फ्रिक्शन हो जाता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, हम कंसीडर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहे, आइसोलेटेड है वो। तो अगर पार्टिकल में से इलेक्ट्रॉन निकले ही नहीं, तो रेस्ट कंडीशन में 5 थे, और मोशन कंडीशन में चाहे कितनी भी स्पीड हो जाए इलेक्ट्रॉन 5 ही होंगे, तो क्या चार्ज उसका हमेशा उतना ही रहेगा? यस, चार्ज उतना ही रहेगा, चार्ज चेंज नहीं हो सकता। तो अगर स्पीड इंक्रीज होती है और वो कंपेयर टू लाइट हो जाती है, ठीक है, तो उसका मास इंक्रीज होगा, चेंज होगा, पर किसी केस में नेट चार्ज या चार्ज चेंज नहीं होते हैं अगर वो आइसोलेटेड है। तो अगर वो आइसोलेटेड है तो क्या मतलब है, वो मैं अभी आगे वाले एक प्रॉपर्टी में समझाऊंगा आपको। तो समझ में आया? तो क्या आपसे क्वेश्चन पूछे कि किसी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज है या नेट चार्ज है वो मोशन पे डिपेंड करेंगे या नहीं करेंगे, तो आंसर है यस, सॉरी नो, वो डिपेंड नहीं करते, मोशन पर डिपेंड नहीं करता है। क्या आपको समझ में आ गया? श्योर, ओके। चलो मैं एक चीज और समझाता हूं, एक चीज और देखो। आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस का पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आता होगा, क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बताया भी है। जैसे देखो, एक बार टाइम देख लो कितना हो गया, टाइम है, देखो बच्चों, हम बात कर रहे हैं इसकी, किसी बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो है एक्सेस है, कोऑर्डिनेट 0,0, ठीक है, या ऐसे ही सोच लो कि यहां पर एक पर्सन है और यहां पर भी एक पर्सन है, और एक पॉइंट यहां पर है। इस
मैंने इसको लिखा है 3,4, तो किसके रिस्पेक्ट में लिखा है? ये है 3 और ये है 4। ध्यान समझना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्या मतलब है, नहीं याद है तो। अगर एक पार्टिकल है, p पार्टिकल है, इस लोकेशन पर है, और मैं पूछूं कि भाई ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसके कोऑर्डिनेट क्या है, तो आप बोलोगे 3,4। बट अगर मैं पूछूं ये ऑब्जर्वर a है और ये ऑब्जर्वर b है, बट अगर मैं पूछूं b के रिस्पेक्ट में क्या है, तो क्या वही कोऑर्डिनेट होंगे? नहीं, अब आपको यहाँ के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट बनाने होंगे। तो अगर सोचो ये आप इसके लिए b के लिए कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x डैश, y डैश और z डैश। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर आप ऑब्जर्वर a के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये पार्टिकल x पे 3 डिस्टेंस पे है, y पे 4। बट मैं b के अकॉर्डिंग देखूं तो ये डिस्टेंस कम हो जाएगी और ये डिस्टेंस भी कम हो गई, तो हो सकता है ये 2 हो सकता है ये 1 हो। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर इस पॉइंट को आप किसके रिस्पेक्ट में देखो, a के रिस्पेक्ट में देखो तो उसकी लोकेशन कुछ और है, बट इसके रिस्पेक्ट में देखो तो लोकेशन अलग है या नहीं है? यस है, a के से दूर है और b के पास है। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो क्या जिसके रिस्पेक्ट आप देख रहे हो, जिसके रिस्पेक्ट आप देख रहे हो उसे बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जिसके रिस्पेक्ट में आप देख रहे हो उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इस p को आप किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो? a और b। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन है? a और b है। तो अगर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस a लेते हो तो p का जो कोऑर्डिनेट है या लोकेशन है वो दूर है, बट b का फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हो तो वो क्या है? इसके पास है। समझ में आया या नहीं आया? यस। तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, मास ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करते हैं, बट नेट चार्ज नहीं करता। क्यों नहीं करता? अब यहाँ पे एक बॉडी है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो आप ए के रिस्पेक्ट में पूछोगे भाई उस पर चार्ज कितना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। और बी के रिस्पेक्ट पूछोगे तो भी आप क्या बोलोगे? 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। बोलोगे तो वही ना। तो क्या नेट चार्ज, क्योंकि नेट चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर डिपेंड करते हैं और किसी पे नहीं करते हैं, तो क्या ए के रिस्पेक्ट में देखो तो उसके अंदर 2 ही है ना, और बी के रिस्पेक्ट में देखो तो भी उसके अंदर कितने? 2 ही है। तो नेट चार्ज तो दोनों पे ही कितना हो गए? दोनों ही केस में बराबर ही है। आपको समझ में आया नहीं आया? तो क्या नेट चार्ज फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करेगा या चार्ज फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? तो आंसर है नो, ये डिपेंड नहीं करेगा। और जो डिपेंड नहीं करते उसे बोलते हैं इनवेरिएंट, मतलब जो वेरिएबल नहीं है। तो मास, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ये जो चीज़ें हैं वो मोशन पर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करते हैं, बट चार्ज ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस और मोशन पर डिपेंड नहीं करते, इसलिए इनको बोला जाता है इनवेरिएंट। क्या बोला जाता है इनको? इनवेरिएंट। वही हमारा टॉपिक है, ये हमारा इनवेरिएंट है। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई बच्चों? हाँ या ना? बिल्कुल आनी चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं इट फॉलो द क्वांटाइजेशन लॉ, इसकी बात कर लेते हैं। 4 पॉइंट मैंने समझा दिया आपको, आई थिंक। हाँ 4 पॉइंट तो समझ ही गए आप। चलिए हम बात करते हैं क्वांटाइजेशन क्या होता है। तो हम बात कर रहे हैं पॉइंट नंबर 5 की बात कर रहे हैं और क्वांटाइजेशन की बात कर रहे हैं। बच्चों क्वांटाइजेशन की अगर आप बात करें तो क्या चीज़ है, तो समझते हैं पहले इसको। इससे पहले मैं एक वर्ड समझाऊंगा आपको, क्वांटा क्या है। क्वांटाइजेशन हम किसी बात करेंगे कि क्वांटा क्या चीज़ होती है। चलिए एग्जाम्पल के लिए आप मार्केट गए और मार्केट से आपको कुछ चीज़ परचेज करके लानी है। क्या चीज़ खरीद के लानी है आपको? तो आपको खरीद कर लाना है टी शर्ट। तो आप दुकानदार, शॉपकीपर से क्या बोलोगे? एटलीस्ट कितने टी शर्ट खरीद सकते हो? तो कोई बोलेगा सर मेरे पास पैसे बहुत ज़्यादा है, मैं 10 खरीद दूंगा। पर जिसके पास मिनिमम पैसा है, ठीक है ना, वो मिनिमम लेना चाहता है, तो मिनिमम टी शर्ट कितना लेगा वो? आंसर है 1। आधी टी शर्ट तो खरीद नहीं सकता ना। तो मार्केट में गया तो जिसके पास बहुत ज़्यादा वो तो बहुत सारी खरीद सकता है, पर जिसके पास मिनिमम पैसे हैं शॉपिंग के लिए तो वो क्या करेगा? मिनिमम खरीदेगा। मतलब कितना खरीदेगा बच्चों? वो मिनिमम कितना खरीदेगा? वो मिनिमम खरीदेगा 1। समझ में आया क्या? तो वो मिनिमम खरीदता है 1 खरीदता है जिससे उसको टी शर्ट मिले, राइट ना? तो जो मिनिमम वर्ड होता है ना वही हमारा होता है क्वांटा।
क्या होता है, वही हमारा क्वांटा होता है। समझ में आ गया? तो किसी भी चीज की जो मिनिमम क्वांटिटी होती है उसे बोलते हैं क्वांटा। तो टी शर्ट का क्वांटा क्या है, 1। कपड़े जब भी मार्केट से खरीदने जाएंगे तो उसका मिनिमम क्वांटिटी क्या लेंगे हम, क्वांटिटी 1 लेंगे, तो क्वांटा उसका हो गया 1। ऐसे ही अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर चार्ज है तो उसकी मिनिमम क्वांटिटी क्या होगी, कितना अमाउंट होगा मिनिमम, तो आंसर है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज होने के लिए कम से कम या तो एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या एक प्रोटॉन होना चाहिए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन से कम पे नहीं होता। क्वार्क्स वाला कॉन्सेप्ट है, कई वीडियो देख के बोले सर क्वार्क्स ने होता है, बट वो बेटा जो क्वार्क्स होता है वो जो चीज़ें इंडिविजुअली नहीं पाया जाता है, तो उसकी बात मैं नहीं करूंगा। अगर इसके बारे में डिटेल करनी है तो क्वेरी करो मुझसे, मैं बता दूंगा। फिलहाल किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज होना, आपने सुना है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, तो मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यस 1 हो सकते हैं। 1 से कम इलेक्ट्रॉन तो हो ही नहीं सकते, आधा हो ही नहीं सकता। मिनिमम जो क्वांटिटी है नंबर 1 टेबल में जो पीरियोडिक टेबल में नंबर 1 पे है वो है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन में मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो है 1। तो इसलिए मिनिमम क्वांटिटी जो चार्ज की हो सकती है वो 1 इलेक्ट्रॉन के कारण हो सकती है या 1 प्रोटॉन के कारण हो सकती है। समझ में आया? तो अगर मिनिमम चार्ज के लिए रेस्पॉन्सिबल 1 इलेक्ट्रॉन है तो अमाउंट ऑफ चार्ज मिनिमम कितना हो सकता है, तो आंसर है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। और यही है क्वांटा ऑफ चार्ज। ध्यान रखना, क्वांटा ऑफ चार्ज पूछे तो आपका आंसर होगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। क्या समझ में आया? तो क्वांटा किसी भी टर्म का मिनिमम क्वांटिटी होती है, कपड़े की मिनिमम क्वांटिटी 1। ऐसे ही किसी भी चार्ज है तो मिनिमम क्या हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है या 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, बट मिनिमम कितना हो सकता है, हो सकते हैं 3 4 5 6, बट लाखों हो सकते हैं, बट मिनिमम 1। तो अगर मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या 1 प्रोटॉन हो सकते हैं तो उसका चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि क्वांटम ऑफ चार्ज क्या है, आंसर है 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम, अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन। समझ में आया या नहीं आया? तो अब मुझे बताओ, अगर ये ऑब्जेक्ट है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो चार्ज कितना हुआ, 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम, एक है। अगर इस पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो आप क्या लिखोगे कि एक का तो हुआ 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम और 2 का 2 से मल्टीप्लाई कर दो। बट अगर इसी पे 3 होते तो मैं क्या लिखता, 3 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम। राइट ना बच्चों? ये कम जब इलेक्ट्रॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, बट अगर ये प्रोटॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता, इलेक्ट्रॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो माइनस 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 आएगा, क्योंकि माइनस का होता है। बट अगर मैं बोलता कि इस पे एक प्रोटॉन है तो अमाउंट ऑफ चार्ज प्लस का, 2 प्रोटॉन है अमाउंट ऑफ चार्ज प्लस का, और 3 प्रोटॉन है तो अमाउंट ऑफ चार्ज प्लस का। क्या आपको समझ में आया नहीं आया? तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे या तो एक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कंप्लीट नंबर, या एक प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन, 3 प्रोटॉन, 4 प्रोटॉन। तो एक फॉर्मूला बनाया गया कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर आपको चार्ज निकालना है तो आप क्या करो, Q इक्वल टू एन ई कर दो। Q अमाउंट ऑफ चार्ज, एन है अमाउंट, ये है अमाउंट ऑफ चार्ज, बट कौन सा, नेट अमाउंट ऑफ चार्ज। ई क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्लस माइनस लगाया जाता है। एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, विच ट्रांसफर, विच ट्रांसफर के फॉर्म में बात कर रहे हैं तब ट्रांसफर लेंगे, या अगर हम सिर्फ पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उसकी बात करें, कुछ ना समझाऊंगा। तो ये है क्वांटाइजेशन लॉ, है ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्या मतलब है मैं समझाता हूं इसको, देखो अब बेटा इस लेक्चर में इतना ही बात करेंगे, टाइम हो गया लेक्चर का। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको ही करंट करूंगा, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।